हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपका फैकल्टी हब में आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। अपन ने पढ़ा था कल ब्लड का टॉपिक अपना पूरा हो चुका था और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। ब्लड में से एसएससी में हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो ब्लड को ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी चीज़ है कि आज अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोशिका, सेल। आज अपन सेल पढ़ेंगे। सेल में क्या होता है क्या नहीं होता है वो अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपना तीसरा दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बने रहें, पढ़ाई करें। स्टार्ट करते हैं, चल। ओके, कोशिका कोशिका पढ़ेंगे आज। कोशिका, सेल पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे। सेल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सेल कहाँ बनती है, कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। पहले अपना होता है मानव शरीर। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। इनके इंग्लिश वर्ड भी याद रखने हैं अपन को, साथ साथ इंग्लिश वर्ड याद रहेंगे तभी अपन को पहचानने में। इंग्लिश एसएससी जो एग्जाम में क्वेश्चन देती है वो आपको इंग्लिश वर्ड में भी दे सकती है और हिंदी वर्ड में भी दे सकती है। तो मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। इसके बाद बनता है क्या? मानव शरीर के बाद बनता है शारीरिक तंत्र। शारीरिक तंत्र में क्या क्या आता है? परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और मूत्राशय, ये चीजें आती हैं। नहीं, मूत्राशय नहीं आता, शारीरिक तंत्र आता है, शोषण तंत्र आता है, उत्सर्जन तंत्र आता है और जनन तंत्र आता है। शारीरिक तंत्र बनता है शारीरिक तंत्र। इससे क्या बनता है? परिसंचरण तंत्र। इसमें परिसंचरण तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, इत्यादि इसमें होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सिस्टम। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं बॉडी सिस्टम। इसके बाद बनता है क्या? इसके बाद आता है ऑर्गन्स, अंग। ऑर्गन्स, अंग। इसमें क्या बनते हैं? मूत्राशय। इसमें क्या है? मूत्राशय और एक किडनी। मूत्राशय और एक किडनी, ये इसमें बनते हैं। मूत्राशय और किडनी ये इसमें बनते हैं। पहले बनेगा मानव शरीर। मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से शारीरिक तंत्र। शारीरिक तंत्र में परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र बनते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में क्या होता है? मूत्राशय और किडनी बनते हैं। मूत्राशय और किडनी बनते हैं। उसके बाद आते हैं ऊतक, टिश्यूज। उसके बाद क्या बनते हैं? टिश्यूज। उसके बाद क्या बनते हैं? टिश्यूज। और उसके बाद बनती है कोशिका। उसके बाद क्या बनती है? कोशिका, सेल। उसके बाद बनती है कोशिका। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। यानी अब अपन मान के चलें तो शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे मानते हैं अपन? कोशिका को। ठीक है, कोशिका एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। क्वेश्चन आता है कि कोशिका कौन सी इकाई है? संरचनात्मक है, क्रियात्मक? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। क्वेश्चन आता है ये शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। चलो अब अपन इसको बेटा उतार लेना सारे, या स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। चलो मैं आगे चलता हूं, आगे चलते हैं। फिर आगे आती है आपकी कोशिका। अब लेंगे अपन कोशिका के बारे में जानेंगे।
एक क्वेश्चन बनता है श्वसन में, एक क्वेश्चन है श्वसन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? ए है O2, बी है CO2, सी है N2 और डी है H2। तो कौन सा होगा जल्दी से बताओ इसमें, प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें, कौन सी गैस लेते हैं पौधे? आपको ही बताएगा CO2 और मेरे लाल लालियों CO2 होते ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, CO2 होते ही गलत। पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? O2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना के लिख लो कि श्वसन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? O2 गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? O2 गैस। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। और प्रकाश संश्लेषण के टाइम में एक चीज और इसमें नोट कर लेना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के टाइम के समय पौधे, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस। श्वसन में तो पौधे लेते हैं कौन सी गैस? O2 गैस। और प्रकाश संश्लेषण के टाइम में कौन सी लेते हैं? CO2 गैस। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, इनको इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। ये आपके क्वेश्चन में भी आते हैं और ये SSC के क्वेश्चन में आया हुआ है, SSC की एग्जाम में पिछले वर्ष आया हुआ है कि श्वसन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं। तो काफी बच्चों ने CO2 किया था, जो उनका गलत हुआ, बाद में पछताए। तो पहले ही आप नोट कर लो इस चीज को कि कोशिका श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। चलो अब मेरे लाल लालियों आगे चलता हूं मैं। कोशिका सेल, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने बताया था, रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? कोशिका की खोज करी तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया कि ये कोशिका है वो छोटा कक्ष होता है। कौन सा कक्ष होता है? छोटा कक्ष होता है। सबसे छोटा कक्ष होता है शरीर का, कोशिका सबसे छोटा कक्ष होता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मृत कोशिका को देखा। इन्होंने किसको देखा? मृत कोशिका को देखा। इन्होंने किसको देखा? मृत कोशिका को। इन्होंने मृत कोशिका को देखा। इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने खोज करी थी, वो किसमें करी थी? मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने खोज करी थी, उसमें कॉर्क के टुकड़े में। किसमें करी थी? कॉर्क के टुकड़ा में। कॉर्क के टुकड़े से इन्हें पता चला कि ये मृत कोशिका है। और मृत कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। तो क्वेश्चन आ जाए, मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने बताया कि वास्तव में कोशिका के बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति को देखा। इन्होंने किस कोशिका के बाहरी आवरण में किसको देखा? कोशिका के बाहरी आवरण में। इन्होंने कोशिका के बाहरी आवरण में किसको देखा? कोशिका भित्ति को। किसको देखा? कोशिका भित्ति को। बाहरी आवरण में किसको देखा इन्होंने? कोशिका भित्ति को। रॉबर्ट हुक का इतना सा था, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को छोटे कक्ष में देखा। इन्होंने मृत कोशिका को देखा, कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने खोज करी। और कोशिका के बाहरी आवरण में किसको देखा? कोशिका भित्ति को। अब अपन बात करते हैं लिविंग कोशिका की, जो जीवित कोशिका है। अब अपन बात करते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवित कोशिका को, लिविंग सेल्स को, जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ल्यूवेनहॉक ने देखा था। सर्वप्रथम किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। सर्वप्रथम को जीवित कोशिका को, लिविंग सेल्स को किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम ऑर्किड पौधे की जड़ों की कोशिकाओं के केंद्र की खोज करी। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन
रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, ऑर्किड नामक पौधे में किसको देखा, ऑर्किड नामक पौधे में किसको देखा, कोशिकाओं के केंद्रक की खोज करी, कोशिकाओं के केंद्रक की खोज करी, कोशिकाओं के केंद्रक की खोज करी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ऑर्किड नामक पौधे में कोशिका के केंद्रक की खोज करी, कोशिका के केंद्रक की खोज करी। और इन्होंने क्या बताया, फिर इसके बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। 1831 के बाद 1831 के बाद मैं दोबारा चलता हूं आपके पास। 1838 में स्वीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। 1838 में स्वीडन व स्वान नामक वैज्ञानिक आए। क्या आए, स्वान नामक वैज्ञानिक आए भाई। इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत। अब इनके कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। इनके कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का निर्माण किससे हुआ है, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। किससे हुआ है, सेल से हुआ है। किससे हुआ है, सेल से। दूसरे नंबर पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बताइए इन्होंने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्वीडन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि सभी जीवों में क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है और सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं 1855 की। अब 1855 में कौन भाई साहब आते हैं भाई? अब 1855 में कौन से भाई साहब आते हैं? रूडोन वर्चो। कौन से भाई साहब आते हैं? रूडोन वर्चो। 1855 में कौन से भाई साहब आए? रूडोन वर्चो। अब भाई इन्होंने क्या बताया? 1855 में जो रूडोन वर्चो नामक वैज्ञानिक आए, अब इन्होंने क्या बताया? सब अपना अपना सिद्धांत देके चले गए, लेकिन इन्होंने भी अपना कुछ बताया, इन्होंने भी कुछ दिया। अब अलग अलग है तो भाई अलग अलग खोज तो करेंगे ही ना। मैं हूं तो मैं मेरी खोज करूंगा, मैं हूं तो मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई अदर टीचर हो तो कोई अदर तरीके से पढ़ाएगा। तो इन्होंने भी अपने अदर तरीके से कोशिका के बारे में बताया। चलो अब मैं आगे चलता हूं। इन्होंने क्या बताया? नई कोशिकाओं का विकास। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं के विकास से पहले स्थित कोशिकाओं से ही होता है। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का विकास है जो पहले की कोशिकाएं स्थित होती है उन्हीं से होता है। इन्होंने बताया कि नोट करते जाना भाई। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का विकास स्थित पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। इन्होंने बताया
पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिकाओं का विकास है वो पहले से स्थित जो कोशिकाएं होती है उन्हीं से होता है। और उन्होंने बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम की दो कोशिकाएं भी होती है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक तो होती है पुराने समय की और यूकैरियोटिक होती है नए समय की कोशिकाएं होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया और जीवाणु। यूकैरियोटिक में होते हैं जीव जंतु। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? जीव जंतु। यूकैरियोटिक सुविकसित होती है और प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? अल्प विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक क्या अल्प विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक यूकैरियोटिक में केंद्र क्या होता है? विकसित होता है। यूकैरियोटिक में केंद्र क्या होता है? विकसित होता है। यूकैरियोटिक में केंद्र क्या होता है? विकसित होता है। चलो आगे चलते हैं अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 1 मिनट का वेट करना भाई लोगों, 1 मिनट में मैं आता हूं। हाँ तो भाइयों 1 मिनट का वेट करना पड़ा आपको, उसके लिए आपसे मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। आगे चलते हैं अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। चल देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इसमें केंद्रक के चारों ओर, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली या केंद्र का आवरण अल्प विकसित होता है। इसमें क्या होता है? इस कोशिका में नोट करते जाना, कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है और इसमें सुविकसित होता है। इसमें क्या होता है? सुविकसित होता है। ये होता है। अब देख लो इसमें केंद्रक, देखो आप, ये केंद्रक है, ये कोशिका भित्ति हो गई और ये केंद्रक है, ये कोशिका आवरण है, ये कोशिका आवरण है। ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका आवरण हो गया, या इसे क्या कह देते हैं? केंद्रकाय, न्यूक्लियोड। क्या कह देते हैं? केंद्रकाय या न्यूक्लियोड। और ये क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है। ये क्या होती है? दोहरी झिल्ली वाले कोशिका कांग होते हैं। ये दोहरी झिल्ली वाले क्या होते हैं? कोशिकांग। दोहरी झिल्ली वाले क्या होते हैं? कोशिकांग। दोहरी झिल्ली वाले क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है? आदि अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक
आदि क्या होते हैं, अनुपस्थित। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब मैं कोशिका झिल्ली की बात, यूकेरियोटिक की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। आज थोड़ी सी भाई तबीयत खराब है, इसके कारण थोड़ी सी वॉइस डाउन है, वरना डाउन अप, अपनी आवाज है वो अप होती है, वॉइस अप होती है, लेकिन आज थोड़ी डाउन है। कोशिका का चैप्टर करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, कंटेंट तैयार किया हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा क्लास ले लेते हैं। क्लास लेना भी जरूरी था, एसएससी की बात है भाई, इस बार एसएससी क्रैक करना है अपन को। एसएससी की इस बार फाड़ू क्लास लगेगी और एसएससी को अपने क्रैक कर देंगे। इस बार होगा अपना सपना साकार। ठीक है, आगे चलो। इसमें लवक और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें लवक माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाए जाते हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसमें लवक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, पाए जाते हैं। इस कोशिका में कोशिका के केंद्रक अल्पविकसित होते हैं, इसमें सुविकसित होते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली वाले युक्त कोशिकांग नहीं होते, कोशिकांग नहीं होते। इसमें दोहरी झिल्ली वाले युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया लवक अनुपस्थित होते हैं, एग्जाम्पल इसमें लवक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन, अब आगे बात करते हैं इन्हीं में और थोड़ा सा। इन्हीं में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अपन। इन्हीं में थोड़ा सा क्या है, इनमें नग्न डीएनए होते हैं। इनमें क्या होते हैं, नग्न डीएनए। इनमें क्या होते हैं, नग्न डीएनए। और इनमें क्या होते हैं, डीएनए आवरण होता है। डीएनए आवरण होता है। क्या होता है, डीएनए आवरण होता है। आगे बात करते हैं, इसमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम के कितने, 70 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम। 70 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें 80 प्रकार के, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखो भाई, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, और नील हरित शैवाल हो गया। क्या हो गया, नील हरित शैवाल। इसमें क्या हो गया, एग्जाम्पल पादप एवं जंतु कोशिकाएं। पादप एवं जंतु कोशिकाएं, पादप एवं जंतु कोशिकाएं, पादप एवं जंतु कोशिकाएं। ये था भाई आपकी यूकेरियोटिक और प्राकैरियोटिक। अब प्राकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में एक बार फिर से मैं चर्चा करता हूं आपके सामने। प्राकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है, अल्प विकसित होता है, और यूकेरियोटिक में सुविकसित होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि दोहरी झिल्ली वाले युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली वाले युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और उपस्थित होते हैं। फिर अपन ने एग्जाम्पल लिया था इनके, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक अनुपस्थित होते हैं प्राकैरियोटिक में, जबकि यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। फिर अपन ने लिया कि
फिर अपन ने लिया कि नग्न डीएनए होते हैं, इसमें नग्न डीएनए होते हैं, लेकिन प्राकैरियोटिक में नग्न डीएनए होते हैं और अपने यूकैरियोटिक में डीएनए क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं, डीएनए आवरण पाया जाता है, डीएनए आवरण से युक्त होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कि इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और प्राकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल अपन ने लिए, तो अपन ने एग्जाम्पल लिए तो क्या क्या एग्जाम्पल लिए, एक तो एग्जाम्पल लिया बैक्टीरिया, एक माइकोप्लाज्मा, एक नीलहरित शैवाल प्राकैरियोटिक का, और यूकैरियोटिक का पादप एवं जंतु कोशिका, पादप एवं जंतु कोशिका। अब अपन बात करते हैं पादप एवं जंतु कोशिका की। अब उनमें भी अंतर जान लेते हैं अपन। पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जैसे जैसे लिखा रहा हूं भाई वैसे वैसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब देखो मैंने बनाया एक, ठीक है, ये इसका केंद्रक है, ठीक, केंद्रक हो गया। ये कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिका भित्ति हो गई, केंद्रक हो गया, और कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली ये हो गई, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली हो गई भाई, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका की बात करता हूं तो मैं जंतु कोशिका में, देखो भाई, जंतु कोशिका में ये जंतु कोशिका में ये केंद्रक है, जंतु कोशिका में ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, जंतु कोशिका में ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, और ये क्या है भाई, ये क्या है, रिक्तिकाएं, ये क्या है, रिक्तिकाएं, इसमें रिक्तिकाएं भी है। अब देखो, अब अपन इनके अंतर की बात करते हैं, तो अंतर में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और इनमें क्या होती है, जंतु कोशिका में क्या होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब इसमें बड़े आकार के केंद्रक भाग में रिक्तिका पाई जाती है, इसमें बड़े आकार के केंद्रक में रिक्तिका, इसमें छोटे आकार के केंद्रक में रिक्तिका फैली हुई है, इसमें क्या है, छोटे आकार के केंद्रक में रिक्तिका फैली हुई है, छोटे आकार के केंद्रक में रिक्तिका फैली हुई है, छोटे आकार के केंद्रक में रिक्तिका फैली हुई है। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें हरित लवक पाया जाता है, वही एक बार ये नोट डाउन कर लेना। ये इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, बड़े आकार के केंद्रक में रिक्तिका पाई जाती है, इसमें छोटे आकार के केंद्रक में रिक्तिका होती है और साथ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे इसके और पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। चलो आगे क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको, पढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसमें हरित लवक क्या होता है, इसमें हरित लवक क्या होता है, पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, हरित लवक। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसमें क्या है, कोशिकाएं छोटे एवं अल्प विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं छोटे एवं अल्प विकसित होते हैं। कोशिकाएं, इसमें कोशिकाएं छोटे एवं अल्प विकसित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। और इसमें कोशिकाएं क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोशिकाएं सुविकसित होते हैं। कोशिकाएं सुविकसित होते हैं। ये थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने, फिर दोबारा। आज का चैप्टर यही खत्म होता है, आज की क्लास यही खत्म होती है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ पादप कोशिका, जंतु कोशिका का। इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें दृढ़ कोशिका उपस्थित होती है, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। इसमें बड़े आकार में रिक्तिका पाई जाती है, इसमें छोटे आकार में रिक्तिका पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें कोशिकाएं छोटे आकार में अल्प विकसित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। और इनमें कोशिका सुविकसित होते हैं। चलो, तो अपन ने आज क्या पढ़ा था वो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। पहले अपन ने पढ़ा था शारीरिक तंत्र, फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, नहीं, पहले मानव शरीर, उसके बाद अपन ने शारीरिक तंत्र, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा अंग, उसके बाद पढ़ा अपन ने ऊतक टिश्यूज, उसके बाद क्या पढ़ा आपने, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, पादप है जो श्वसन के समय कौन सी गैस लेते हैं, O2 गैस लेते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं अपन कोशिका की। कोशिका है वो शरीर का सबसे छोटा भाग होता है। ये रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी। रॉबर्ट हुक ने बताया कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा भाग होता है, और ये कोर के टुकड़े में इन्होंने खोज करी थी। इन्होंने बताया भी था कि ये मर्त कोशिका को देख रहे हैं, इन्होंने मर्त कोशिका के रूप में देखा था। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि वास्तव में इन्होंने बताया कि बाहरी आवरण में कोशिका भित्ति होती है। इन्होंने ये भी बताया कि बाहरी आवरण में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, बाद में आते हैं भाई, बाद में जीवित कोशिका की खोज है वो किसने करी थी, सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने करी थी। ल्यूवेन हॉक के बाद है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सर्वप्रथम आर्किड पौधे के जड़ों से इन्होंने क्या कोशिकाओं के केंद्र की खोज करी। आर्किड पौधे के जड़ों से इन्होंने कोशिका केंद्र की खोज करी। फिर 1838 की बात आती है तो स्वीडन स्वान नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इनके कोशिका सिद्धांत के अनुसार अपन ने क्या देखा, कि सभी जीवों का निर्माण है वो कोशिका से होता है। दूसरा, इन्होंने बताया कि जीवित जीवों के शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 1855 में रूडेन वर्चो नामक वैज्ञानिक आया। रूडेन वर्चो नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि नई सेल्स है उनका निर्माण है वो पुरानी जो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है, जो शरीर में पहले उपस्थित होती है उन्हीं कोशिकाओं से होता है। इन्होंने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है और यूकैरियोटिक में सुविकसित होता है।
सुविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग पाए जाते हैं और इसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए नहीं जाते। जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकेरियोटिक में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो पुराने समय की कोशिका है, यूकेरियोटिक है वो नए समय की कोशिका है और सुविकसित है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। इसमें प्रोकैरियोटिक में नगण्य डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में डीएनए आवरण से युक्त होता है। अब प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद अपन ने इनके एग्जांपल लिए थे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और क्या लिया था, एक नीलहरित शैवाल। अब यूकेरियोटिक में पादप एवं जंतु कोशिका ही इसका एग्जाम्पल है। ठीक, आगे चलते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करते हैं। अब पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका क्या है। पादप कोशिका में क्या होता है, इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जब पादप कोशिका में क्या है, बड़े आकार के केंद्रक में रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटे आकार के केंद्रक में रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, बाद में अपन ने हरित लवक पाया जाता है। इसमें पादप कोशिका में तो हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। उसके बाद अपन ने देखा था कि कोशिकाएं छोटे एवं अन्य विकसित जिन्हें डिक्टोसोमिया, अल्प विकसित जिन्हें डिक्टोसोमिया कहा जाता है। इनमें कोशिकाएं क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, डिक्टोसोमिया कहा जाता है, और उसमें कोशिकाएं सुविकसित होते हैं, जंतु कोशिका में सुविकसित होते हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास। भाई लोगों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नए वीडियो रोज डाल रहा हूँ वो आपके पास पहुंचे और आप आराम से बढ़िया एकदम एसएससी की बढ़िया ताबड़तोड़ तैयारी करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय मां करनी, बाय।